नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पद की नरेंद्र मोदी अब जल्द ही शपथ लेने वाले हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, पीएम मोदी ने ये कहा है। बयान उन्होंने दिया और उन्होंने ये कहा कि नई ऊर्जा के साथ अब एक बार फिर से आगे बढ़ा जाएगा। आगे भी देश की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। मौका देने के लिए देशवासियों का भी उन्होंने आभार जताया है। तो प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और 9 जून को तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्होंने ये बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नई ऊर्जा के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। आगे भी देश की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और मौका देने के लिए देशवासियों का उन्होंने आभार जताया है। तो 9 जून को शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है, यानी कि 9 जून को देश को अब उनका अगला प्रधानमंत्री मिल जाएगा। 9 जून को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ेंगे। आगे भी देश की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और मौका देने के लिए उन्होंने देशवासियों का आभार जताया है। तो प्रधानमंत्री पद की शपथ जल्द ही, यानी शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही आयोजित किया जाएगा। 9 जून को तारीख निर्धारित कर ली गई है, यानी कि 9 जून को अब देश को उनका अगला प्रधानमंत्री मिल जाएगा, जो कि खुद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 जून की वो तारीख निर्धारित की गई है जब शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। और इसी दिन 9 जून के दिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह से नरेंद्र मोदी का ये बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ेंगे। आगे भी देश की आकांक्षाओं को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा देशवासियों का उन्होंने आभार जताया। मौका देने के लिए उन्होंने कहा कि देशवासियों का आभार उन्होंने जताया है। तो आपको बता दें कि 9 जून को शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसी दिन, यानी कि 9 तारीख को देश को उनका अगला प्रधानमंत्री भी मिलने वाला है, जो कि खुद नरेंद्र मोदी इस पद की शपथ लेंगे। 9 जून की वो तारीख निर्धारित कर ली गई है। 9 जून को नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री पद की करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि आज औपचारिक रूप से एनडीए के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया। और ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर जुड़ चुके हैं। सर, 9 तारीख को वो दिनांक निर्धारित कर ली गई है, 9 जून की वो तारीख जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये देखिए 4 तारीख को जब नतीजे आए तो उसके बाद से माना जा रहा था कि एनडीए की सरकार फिर से बन रही है, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर बहुमत से 32 सीट दूर रह गई थी। आज एक औपचारिक मीटिंग जो पुराना संसद भवन है उसमें हुई, जिसमें जो बीजेपी और उसके घटक दल के सभी 293 सांसद थे, राज्यसभा के सांसद थे, जो एनडीए के घटक दल जहाँ जहाँ जिन राज्यों में उनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वो सभी लोग शामिल थे, और 13 लोग जो बीजेपी के एनडीए के घटक दल शामिल है, वो सबके तमाम सारे नेता मौजूद थे। उन सब ने औपचारिक रूप से ऐलान किया, समर्थन देने का काम किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहा है। उसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल चिट्ठी लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचा दोपहर 3 बजे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जानकारी दी। उसके बाद जो मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सीधे पहुंचे। पहले उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की, इसके बाद वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अपने बीजेपी के जो दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी उनसे मुलाकात की। और शाम को 6 बजे के करीब राष्ट्रपति से फिर से मिलने के दिन पहुंचे प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति ने उनको न्योता दिया कि वो अगली सरकार बनाएं। उनको ये बताया गया राष्ट्रपति भवन को कि 9 तारीख को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होगा। कौन कौन संभावित मंत्री होते हैं इसकी एक लिस्ट भी वहाँ भेज दी जाएगी। इसके साथ ही खबरें ये भी आ रही, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो 293 लोगों का समर्थन पत्र सौंपा गया है, इसके साथ ही 6 से 7 निर्दलियों का समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति भवन को सौंपा गया है कि ये लोग भी एनडीए की सरकार को समर्थन देने वाले हैं। यानी कि जो 293 का आंकड़ा है वो शपथ ग्रहण के बाद जब मोदी अपना शक्ति परीक्षण कराएंगे, बताएंगे,
तो ये 300 से ऊपर हो सकता है। तीसरी बार वो पहली है, तीसरी बार मोदी जो प्रधानमंत्री के रूप में लगातार शपथ लेने जा रहे हैं। इसके पहले भारत की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा 3 बार उनको ऐसा मौका मिला था। बाद में कई सारे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी हो और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी हो, लेकिन कंटिन्यूटी में उन्होंने इतने लंबे समय तक सरकारें नहीं चलाई थी। बिल्कुल, और इसी के साथ में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 9 जून को, अब तारीख तो साफ हो गई है कि 9 जून को ही शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और 9 जून को ही शपथ जो प्रधानमंत्री के पद की है वो नरेंद्र मोदी लेंगे। लेकिन इसके साथ में ये भी सवाल है कि जो मंत्रिमंडल का अब नया गठन होना है, ये कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली जाएगी तो उसी के साथ में कई सारे मंत्री भी अपने अपने पद की शपथ लेंगे। अब ऐसे में क्या लगता है आपको, चूंकि इस बार पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला है, एनडीए ने जो बहुमत के साथ सरकार बनाई है, लेकिन जो दावा बीजेपी कर रही थी कि पूर्ण बहुमत के साथ में हम इस बार सरकार पे आएंगे, वो खैर हमें धरातल पर नहीं देखने को मिला है। अब इस समय जो मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं कि तमाम जो सहयोगी दल थे वो अब अपनी जो मांग है, जो डिमांड है, वो भी रख रहे हैं। अब ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो नया मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, इसमें किस तरह से इसका गठन किया जाएगा और संतुलन कैसे बिठाया जाएगा? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं उसमें। सबसे पहली बात है, जो कयास लगाए जा रहे हैं मीडिया में, वो इस बात को अनुमान लगाया जा रहा है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार थी, लेकिन उनके पास 180-182 सीटें हुआ करती थी। नरेंद्र मोदी या बीजेपी के पास 240 सीटें हैं। तो उस दौर से आप तुलना नहीं कर सकते कि जब 99 में जब गठबंधन सरकार बनी थी, तब चंद्रबाबू नायडू की जिद पर बाल योगी, जीएम बाल योगी को लोकसभा स्पीकर का पद दिया गया था। बाल योगी के कारण ही जो गिरधर गोमांग थे, उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री, वो संसद के सदस्य भी थे, लेकिन उनसे वोट डालने का उनको अधिकार दे दिया गया था और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। इस बार बीजेपी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी और तमाम सारे जो बड़े बजट वाले विभाग हैं 8 से 10, चाहे वो रक्षा हो, तो हमने देखा वित्त हो, रेल हो, डिफेंस हो, ये ऐसे विभाग हैं। नीतीश कुमार की हम जहाँ तक बात करें तो नीतीश कुमार अटल जी की सरकार में हमने देखा कि वो रेल मंत्री रह चुके हैं। ममता बनर्जी रेल मंत्री रह चुकी हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, जब कारगिल युद्ध हुआ था, समता पार्टी हुआ करती थी उस समय, जो नीतीश कुमार की पार्टी थी, उसके वो वरिष्ठ नेता थे, वो डिफेंस मिनिस्टर हुए थे। लेकिन इस बार ऐसी कोई गलती बीजेपी दोहराएगी नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि 2 बड़े जो गठबंधन के साथी हैं उनके, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हो, और आज नीतीश कुमार ने जिस प्रकार का बड़प्पन दिखाया, उन्होंने कहा कि आपने जो के काम जो अधूरे रह गए आप उसको पूरा कीजिए। तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के जो कोर एजेंडे हैं उसमें शायद सहयोगी दल अड़ंगा लगा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ संकेत नहीं दिया। दूसरा, नीतीश कुमार देखिए, जब भाषण देके उन्होंने जो अनुमोदन किया कि नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के लिए हम, माफ़ कीजिए, प्रधानमंत्री के लिए हम समर्थन करते हैं, उसके बाद वो मोदी के पैर छूते हैं, मोदी उनको हाथ पकड़ लेते हैं, बहुत देर तक गर्मजोशी से मिलते हैं। चंद्रबाबू नायडू से वो पूरे समय बतियाते रहते हैं। चंद्रबाबू नायडू भी जिन परिस्थितियों में बने हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में पिछली बार वो थे और जो अटल जी की सरकार का दौर था, वो दौर अब नहीं है। जगन रेड्डी ने जो फ्रीवीज की स्कीम चलाई है, आंध्र प्रदेश की हालत ख़राब है। आज नई राजधानी जो अमरावती बनाना है, उसमें 1 लाख करोड़ का खर्चा है, लगभग 70,000 करोड़ रुपए उसके लिए चाहिए। और आंध्र प्रदेश में जो तमाम सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं की फ्रीवीज की दावे जो किए हैं चंद्रबाबू नायडू ने, उनको पता बिगैर केंद्र के सरकार के सहयोग के वो संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि खींचतान इतनी नहीं मचना जितनी पिछली बार हुई थी। और इस नई सरकार का स्वरूप क्या, उसी को लेकर जो जेपी नड्डा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके घर बैठकों का दौर चल रहा है। उसमें नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं, उसमें एकनाथ शिंदे भी हैं, उसमें अजित पवार भी हैं, उसमें राजनाथ सिंह भी हैं, जो कि केंद्र सरकार में नंबर 2 की हैसियत पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। तो एक मोटा खाका खींचा जाएगा कि एक मोटा जो फार्मूला बनाया गया है कि 5 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाएगा। तो मानकर चलिए कि 2 कैबिनेट मंत्री कम से कम नीतीश कुमार की पार्टी को मिलेंगे और हो सकता है 1 या 2 राज्य मंत्री हो सकते हैं। जो हम पार्टी के जीतन राम मांझी हैं, इकलौते सांसद हैं, वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। चिराग पासवान जो कि अभी चुनाव जीते और उनके पास 5 सांसद हैं, उनको मंत्री बनाया जा सका है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से 16 सांसद हैं, तो माना जा रहा है कि 2 से 3 कैबिनेट मंत्री और एकाधिक राज्य मंत्री का पद उनको मिल सकता है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो लोकसभा स्पीकर का पद चाहते हैं, लेकिन खुद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद भवन में अपने सहयोगियों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा था कि जो खबरें आ रही है आप उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि हो सकता है टेक्नोलॉजी का जो दौर है कि मेरे हस्ताक्षर वाली कोई लिस्ट भी आ जाए और जिसमें कहा जाए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि गठबंधन सहयोगियों की तरफ से कोई मांगे नहीं की गई है और ये मोदी की सरकार है और आपको संभव लगता है कि कुछ चीज़ें लीक हो पाएंगी। तो जाहिर सी बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस दिन नतीजे आ रहे थे उसके पहले नीतीश कुमार दिल्ली में मिल चुके थे प्रधानमंत्री से। नतीजे आने के बाद चंद्रबाबू नायडू से लंबी मुलाकात बातचीत फ़ोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई थी और एक टेंटेटिव सरकार का खाका उसी समय खींच लिया गया था। पिछली बार हमने देखा था कि नतीजे आने के 8 से 10 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, लेकिन इस बार 4 और 5 तारीख की सुबह तक नतीजा आएगा और 9 तारीख को शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार ने तो मुस्कुराते हुए कहा था हम तो चाहते थे कि आज ही आप प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ले, 9 तक इंतजार ना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि एक मोटा फ्रेमवर्क लगभग सरकार का तैयार कर लिया गया है कि कितने मंत्री होंगे, किस गठबंधन के सहयोगियों को कितना मंत्री पद मिलेगा। जैसे अनुप्रिया पटेल का अपना दल है, अनुप्रिया पटेल खुद चुनाव मिर्जापुर से हार गई है। अब उनके जो जूनियर मंत्री है तो जाहिर सी बात है कि उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाएगा। हो सकता है कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार में एकाधिक पद दे दिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि उनको लोकसभा में स्थान मिले। एक एक दो दो सांसदों वाली कई सारी पार्टी है तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिले। और कई सारे मंत्री हमने देखा था पिछली बार भी लगभग जो 82 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन मोदी ने 50-60 से ज़्यादा अपनी टीम रखी नहीं थी। उसमें भी कई सारे ब्यूरोक्रेट्स थे, कई सारे टेक्नोक्रेट्स थे। जैसे अश्विनी वैष्णव की बात करें, वो IAS अधिकारी थे। जयशंकर प्रसाद की बात करें, विदेश मंत्री, वो विदेश सचिव थे विदेश सेवा के। हरदीप पुरी की बात करें, वो भी IAS अधिकारी थे, लेकिन उनको परफॉर्मेंस के आधार पर जोड़ा था। इस बार भी कुछ ऐसे नए चेहरे और पुराने चेहरे इस मंत्रिमंडल में दिखेंगे जो डिलीवर कर सकें, जो परफॉर्म कर सकें। जो गठबंधन के सहयोगी वो भी चाह रहे हैं कि उनको फाइनेंस मिल जाए, उनको सड़क और रेल मार्ग जैसे बड़े अहम मंत्रालय मिल जाए, क्योंकि आजकल जहाज रानी, रेल मंत्रालय और सड़क मंत्रालय को एक ही विभाग में मर्ज कर दिया गया है। तो इतने डेवलपमेंट इसका इतना बड़ा है क्योंकि गडकरी का काम हमने देखा पिछले 10 साल से इन्होंने इस मंत्रालय को संभाला था। तो देश भर में जो हाईवेज़ का जाल हम देख रहे हैं, रेल सेवाओं में सुधार हुआ है और जो जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि ये वाला विभाग भी बीजेपी अपने किसी गठबंधन सहयोगी को दे। तो ऐसे तमाम सारे विभाग है जिनको लेकर एक उठापटक चल रही है, या कह सकते हैं मोटा फ्रेमवर्क पर बातचीत हो रही है। क्योंकि आज और कल का दिन सरकार के पास है, संगठन के पास है। परसों शाम तक शपथ ग्रहण होना, उसमें बाकायदा लिस्ट भी जाएगी कि कौन लोग मंत्री होंगे और पोर्टफोलियो पहले से तय हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी भी कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पोर्टफोलियो मिल जाए। उस समय कई बार 1 दिन 2 दिन भी लगते हैं उसमें, लेकिन एक मोटा फ्रेमवर्क जब तैयार हो जाता है तो ये जो विपक्ष को कहने का मौका नहीं मिलेगा कि देखिए गठबंधन में असंतोष है। क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि अजित पवार के जो विधायक हैं उनके संपर्क में उद्धव ठाकरे का गुट, एकनाथ शिंदे के जो 7 सांसद जीते हैं, उद्धव पवार के लोग उनसे संपर्क साध रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने भी अभी हथियार नहीं डाले क्योंकि 234 सीटें उनके पास है और वो भी इस उम्मीद में कि नीतीश या चंद्रबाबू नायडू में से कोई उनके साथ आ जाए, एकनाथ शिंदे की पार्टी फूट पड़ जाए और जो 18 निर्दलीय और अन्य लोग हैं वो उनके खाते में जाए। हालांकि ये भविष्य की कल्पना है, क्योंकि कई बार होता है कि जब सरकार का गठन हो जाता है तो जो तटस्थ सांसद विधायक होते हैं वो मौजूदा सरकार के साथ जाना पसंद करते हैं। तो जो मैंने फिगर बताया आपको कि 300 का आंकड़ा लगभग एनडीए गठबंधन की सरकार ने जुटा लिया, तो उसमें 6 से 7 निर्दलीय सांसद हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी जो पहली बार जीते हैं। निर्दलीय सांसदों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, उनके पास राज्यों में सरकार नहीं होती है, उनके पास अपने क्षेत्र में पार्षद नहीं होता, क्षेत्र में विधायक नहीं होता, महापौर नहीं होता। तो डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में वो भी चाहेंगे कि अपना राजनीतिक भविष्य उनको सुधारना, तो सत्तारूढ़ पार्टी उनके लिए मुफीद होती है, जिससे उनके क्षेत्र में उनको फंड लगातार मिलता रहता है और हो सकता है कि अगली बार उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, सर्वे में उनका नाम आ जाता है, तो फिर सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष की पार्टियां उनको अपने यहाँ से टिकट दे देती है। बिल्कुल, और जिस तरह से आपकी जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी कई सारे फेरबदल होना, लगभग ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में भविष्य में कई सारे फेरबदल हमें देखने को मिल सकते हैं। और जो 9 जून की लगातार हम बात कर रहे हैं तो ये कह सकते हैं कि खाका तैयार कर लिया गया है, औपचारिक रूप से अब घोषणा होना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा